हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिवाय कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज अपना लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हम द कंपनीज एक्ट 2013 का डिस्कशन करने वाले हैं। ये चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कॉरपोरेट व्हील थ्योरी। मतलब देखिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी कॉरपोरेट व्हील पे करने वाले हैं। जो कॉरपोरेट व्हील होता क्या है और कैसे एक मेंबर और कंपनी दोनों अलग होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉरपोरेट विल का डेफिनेशन से। ठीक है, corporate will refers to legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company। ठीक है, सबसे पहले इस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कंपनी का वन ऑफ द फीचर, दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ कंपनी इज इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब देखिए, कंपनी लॉ के नज़र में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, और इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट इनकर्स सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी किसी चीज़ का बर्थ होता है, ठीक है, या तो वो नेचुरल बर्थ होगा, ठीक है, या तो वो आर्टिफिशियल बर्थ होगा। तो ये जो कंपनी है ना, तो कंपनी एक जो नेचुरल इंसान मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो काम कर सकता है वो सारा काम कंपनी भी कर सकता है। कंपनी बनाता कौन है? मेंबर बनाता है, लेकिन वो मेंबर कंपनी बनाने के बाद वो अलग हो जाता है। कंपनी जो भी काम कर सकता है वो मेंबर भी कर सकता है, मेंबर जो कर सकता है वो कंपनी भी कर सकता है, भले ही वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लेकिन देखिए, नेचुरल पर्सन जो होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो वो जो नेचुरल पर्सन होता है वो नेचुरल बर्थ से होता है, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने इसे जन्म दिया, किसे? कंपनी को। तो कंपनी का फीचर्स है, वन ऑफ द फीचर्स आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसमें क्या होता है, मतलब देखिए, कंपनी में वो सारा चीज मतलब इट हैज बीन क्लोथ्ड विथ ऑल राइट्स। ठीक है, ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज दैट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग पर्सन कैन डू। मतलब एक नेचुरल पर्सन जो काम कर सकता है वो कंपनी भी सारा काम कर सकता है। जैसे कि वो कंपनी के साथ मतलब खुद कंपनी किसी भी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टी इनकर कर सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, फिर लाइबिलिटीज़ भी उसके ऊपर हो सकता है, लाइबिलिटीज़ इनकर हो सकता है, फिर वो कोई भी एसेट्स खरीद सकता है। ये सारा राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, और वो कंपनी किसी भी कंपनी का शेयर भी खरीद सकता है, और किसी भी कंपनी में वो मेंबर भी बन सकता है, किसका? एज अ शेयर होल्डर। ठीक है, तो वो कंपनी मतलब वो डिस्टिंक्ट फीचर मतलब वो कंपनी और नेचुरल पर्सन वो दोनों में ही सेम कैटेगरीज है। लेकिन दो तीन तरह से कंपनी थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे कि जैसे कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग कैन ओथ मतलब वो कसम ले सकता है, फिर वो कैन मैरिज शादी कर सकता है, और कैन बी टेकन इनटू जेल। बट अ कंपनी कैन नॉट बी टेक पार्ट इन थ्री एक्टिविटीज। मतलब वो इट कैन नॉट टेक ओथ, इट कैन नॉट मैरिज, फिर और उसको कोई भी जेल में नहीं ले जा सकता, इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल। ठीक है, ये तीन फीचर है। लेकिन वो बाकी सारा काम कर सकता है जो लॉ और कंपनी मतलब बनाने के लिए वो एप्लीकेबल है। वो इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, it can incur liabilities, it can own property in its own name, etc., and it can also be members of the other company। ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लेकिन अब हमारे दिमाग में आएगा, अगर ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसे चलाएगा कौन? चलाने वाला तो कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो जी हाँ, नेचुरल पर्सन होता है डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर एक्ट्स एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब डायरेक्टर जो है वो सारा काम संभालता है, एज इट मैनेजेस ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब डायरेक्टर एक्ट्स एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी। देखिए, इसमें दो कंसेप्ट आता है। क्या डायरेक्टर एजेंट ऑफ द कंपनी तो है, क्या वो एजेंट ऑफ द मेंबर भी है? नो, डायरेक्टर इज ओनली एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द कंपनी, नॉट इट्स मेंबर्स। ठीक है, बिकॉज इट वो सारा एक्टिविटीज मतलब इट मैनेजेस ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
ठीक है। इसीलिए डायरेक्टर जो है एक ह्यूमन एजेंसी है। मतलब देखिए, कंपनी तो समझ में आ गया, हाँ कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो सारा एक्टिविटीज सिमिलैरिटीज रखता है एक ह्यूमन पर्सन का, लेकिन उसको चलाएगा कौन? उसको चलाने वाला पर्सन का नाम है डायरेक्टर। ठीक है। डायरेक्टर एक्ट्स एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी एज इट मैनेजेस ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये बात था कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट में क्या क्या आता है। जैसे कि कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कंसेप्ट whereby the company is identified separately from the members of the company। ये यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। If the company incurs any debts or contravenes any laws, the corporate will implies that the members should not be liable for those errors। मतलब अगर कोई भी liabilities incur होता है तो वो कंपनी के नाम पे जाएगा। वो लिक्विडेशन के टाइम पे, मतलब जब कंपनी नुकसान में जाएगा तब वो उसका मेंबर्स के पास नहीं जाएगा। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो उधार पे पैसा देता है। ठीक है। तो वो मेंबर्स के पास नहीं जाएगा, वो कंपनी के पास जाएगा। कंपनी का कितना भी एसेट्स है, सब चीज़ शेयर वगैरह सब चीज़ लेके जाएगा, लेकिन वो मेंबर्स के पास नहीं जाएगा। तो यही वन ऑफ द फीचर्स है, सबसे बढ़िया फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। मतलब कंपनी इज आइडेंटिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स को सील्ड किया जाएगा, मतलब मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटीज ऑफ कंपनी। ठीक है। कोई भी लायबिलिटीज इनकर करेगा कंपनी तो मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम लायबिलिटी होल्डर। They enjoy corporate insulation, means they enjoy corporate insulation, मतलब उसको corporate insulation उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। The shareholders are protected from the acts of the company। ठीक है। तो ये था अपना कॉर्पोरेट व्हील का डिस्कशन, जिसमें हम पूरा कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, कैसे इसका कंसेप्ट है, पूरा समझ गए। अब इस एग्जांपल के ये डायग्राम को देखिए और इससे आपको समझ में आएगा। ये कंपनी है, ठीक है, और ये व्हील है। व्हील का मतलब होता है पर्दा, और ये है मेंबर्स। मतलब कंपनी, अगर ये कंपनी है और बीच में पर्दा लगा रहेगा और यहाँ पे मेंबर्स रहेगा, तो कुछ भी लायबिलिटीज इनकर होगा तो वो मेंबर्स के नाम पे नहीं जाएगा, वो कंपनी के नाम पे जाएगा। ठीक है। तो ये है कंसेप्ट कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट का। और देखिए, और एक चीज याद रखिए, जब भी कोई भी, अगर मान के चलो कोई भी मेंबर कुछ भी एसेट्स खरीदता है, ठीक है, और वो कंपनी में लगाता है, तो उस एसेट्स पे इंटरेस्ट वो मेंबर्स का नहीं होगा, वो मेंबर का नहीं होके वो कंपनी का होगा। तो उसको ओन करेगा किसका नाम पे? कंपनी का नाम पे। ठीक है। एज कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और कंपनी के मतलब देखिए, कंपनी तो समझ में आ गया, हाँ अलग है, लेकिन उसका सारा एक्टिविटीज मेंबर्स से काफ़ी अलग। मतलब मेंबर्स उसमें पैसा, उसमें काम तो कर रहा है एज अ शेयर होल्डर, उस मेंबर है, लेकिन जितना भी एक्टिविटीज होगा, वो राइट्स एंड लायबिलिटीज, बिजनेस एसेट्स, कितना भी चीज़ परचेस करेगा, सब कंपनी के नाम पे होगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। एक फेमस केस लॉ है, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सलमान नहीं है, सोलोमन। तो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या था, एक सोलोमन नाम का एक पर्सन जो 7 सब्सक्राइबर्स विथ हिज 7 सब्सक्राइबर्स। 7 सब्सक्राइबर्स में क्या किया, एक वाइफ, एक खुद अपने आप, एक वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों हो गया, 4 सन्स एंड 1 डॉटर के साथ मिलके, 7 सब्सक्राइबर्स के साथ मिलके एक कंपनी खोलता है जिसका नाम था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तो ये कंपनी खोल के इसने क्या किया, सोलोमन ने 38,782, ये यूरो है, मतलब उस कंट्री के हिसाब से ये करेंसी है। तो 38,782 बिजनेस एसेट्स, 20,000 शेयर्स ऑफ 1 ईच, डिबेंचर्स ऑफ 10,000। ठीक है। ये इन्वेस्ट किया किस पे? कंपनी पे। ठीक है। ये मेंबर है और ये कंपनी पे इनकर्स किया, मतलब ये शेयर होल्डर भी है क्योंकि ये 20,000 शेयर्स भी इनकर करता है, और डिबेंचर होल्डर भी है, दोनों चीज़ है। और बिजनेस एसेट्स और वर्थ कैश, कुछ कैश भी दिया था। तो ये बात था सोलोमन का। अब ये जो बचा 4 सन्स, 4 सन्स एंड 1 डॉटर, इन्होंने भी 1 शेयर ईच, मतलब एक शेयर करके वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बन जाता है। फिर क्या होता है, लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ जनरल ट्रेड डिप्रेशन के कारण वो कंपनी जो है लिक्विडेशन में चल जाता है। लिक्विडेशन मतलब उसमें नुकसान होने लग जाता है। तब क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है। देखिए दोस्तों, ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है बेचारा दुखी है क्योंकि इसको पैसा नहीं मिला। ये 7,000 पैसे से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था। ठीक है। तो ये जाके क्या बोलता है, और ये क्या हुआ, सोलोमन क्या हुआ, सोलोमन वुड बी, मतलब सोलोमन को ट्रीट किया गया एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसको आ गया गुस्सा। ये बोला मेंबर ये है,
जब कंपनी लिक्विडेशन में जाता है तो पैसा हमको मिलना चाहिए, इसको पैसा क्यों मिल रहा है, सोलमन को क्यों पैसा मिल रहा है। तो ये जाके केस फाइल कर दिया, कोर्ट में गया तो कोर्ट का वर्डिक्ट था, कोर्ट को जो मतलब वर्डिक्ट देने वाला था वो फेमस नाम है, इसको नाम नोट करना, लॉर्ड मैकनॉटन। इन्होंने क्या बोला, एज कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, उसमें जो भी लायबिलिटीज इनकर करेगा कंपनी, वो उसका मेंबर नहीं भुगतेगा, उसका मेंबर नहीं भुगत के वो कंपनी पे जाएगा। इसलिए वो जो सोलोमन है, सोलोमन को सील्ड किया जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो प्रोटेक्टेड होगा एज अ लायबिलिटीज इनकर बाय कंपनी। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी था। द कंपनीज एक्ट 2013 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट, इसमें ये सारा डिस्कशन किए, फेमस केस लॉ सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड और कॉर्पोरेट विल का पूरा डिस्कशन। ये बात करते थे हम लोग पर्दा वाला, मतलब ये अगर कंपनी है, बीच में पर्दा लगा हुआ है और यहाँ पे मेंबर है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेंबर को प्रोटेक्ट किया जाएगा सारा लायबिलिटीज से, और कुछ भी एसेट्स खरीदेगा तो कंपनी के नाम पे जाएगा, मेंबर के नाम पे नहीं। ठीक है, तो ये अपना फेमस केस लॉ विथ एग्जाम्पल कोट करके समझा दिए हैं, और ये था पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके, और कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और पुराने वीडियोज़ जो हमारे चैनल पर उसको देखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।